तो मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से मध्य प्रदेश की जो पटवारी परीक्षा है उसमें मध्य प्रदेश में सामान्य विज्ञान में जो भी प्रश्न पूछे जाने हैं, साइटोलॉजी शुरू है, सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। और आइए उसमें हम देखते हैं, जैसा कि पिछली बार हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस देखे थे। आगे हम चलेंगे कि जो भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर जो भी ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जो भी अंग पाए जाते हैं कोशिका के अंदर, उनके क्या काम है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चित्र जैसा कि आपको पिछली बार हमने दिखा दिया था। ठीक है, तो अब धीरे से देखते हैं हम कोशिका झिल्ली। आपको काम बता चुके हैं कोशिका झिल्ली का, आपको पता है कि नहीं? कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है? फास्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है ना, फास्फोलिपिड प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली। और इस कोशिका झिल्ली का जो काम होता है, ये होता है, एक तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्शन मतलब रक्षा का काम। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करती है। दूसरा क्या काम करती है सेल मेम्ब्रेन? आपको पता होगा परासरण। परासरण एक शब्द होता है, परासरण मतलब कि कोशिका है जैसे ये, इस कोशिका झिल्ली में छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होते हैं? तो अंदर की चीजें बाहर और बाहर की चीजें अंदर आती जाती हैं। इसको बोलते हैं परासरण या विसरण। क्या बोलते हैं? विसरण। इसमें जो पोर्स होते हैं विसरण में मदद करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें एक तो पता हो गया किस चीज की बनी होती है, ग्लिसरॉल जो फास्फोलिपिड प्रोटीन की बनी होती है। इसके बाद जो कोशिका भित्ति आती है, कोशिका भित्ति भी प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल में होती नहीं है। ये भी किसके लिए? प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ देने के काम में आती है, स्ट्रेंथ देने के काम में। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोशिका झिल्ली के ऊपर ये क्या है, ये देखिए, ये बन गई भित्ति। क्या बन गई? कोशिका भित्ति इसके चारों तरफ। ठीक है, तो ये जो भित्ति बन जाती है, इसके कभी कभी क्या है, ज्यादा मात्रा में परासरण होने से पानी अंदर का बाहर निकल जाता है, तो ये संरचना जो है इस तरह की बचती है। देखिए, ये हो गया आपका सेल वॉल। ठीक है, ये जीव द्रव्य, ये जो कोशिका झिल्ली सिमट जाती है, सिकुड़ जाती है, यहाँ पे अंदर बिल्कुल छोटी हो जाती है। ठीक है ना, क्यों हो जाती है? परासरण के कारण जो उसका फ्लूइड होता है, लिक्विड तरल पदार्थ है, वो बाहर चला जाता है, और बाहर चले जाने के कारण जो जीव द्रव्य है उसका संकुचित हो जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं जीव द्रव्य संकुचन। ये प्रश्न पूछा जाता है, जीव द्रव्य संकुचन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आपको लिखना है कि परासरण। ठीक है ना, परासरण, जीव द्रव्य संकुचन। तो आया समझ में? इसके बाद जीव द्रव्य क्या का काम है? तो जो भी मेटाबॉलिज्म वाली उपापचय की क्रियाएं होती हैं कोशिका में, जो भी चीजें जरूरी हैं उनको क्रियाओं के लिए जो जगह है वो जीव द्रव्य में ही होता है। जीव द्रव्य में ही साइटोप्लाज्म जो ये जगह होती है, बीच में ये पानी भरा होता है, जेली लाइक। ये कैसा होता है? जेली की तरह होता है, जेली की तरह होता है, क्लियर होता है, मतलब कोई कलर नहीं होता है इसका। क्या होता है? जेली लाइक होता है और क्लियर होता है। ठीक है, जीव द्रव्य। ठीक, इसको आपने पुरकिंजे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको खोजा था, पुरकिंजे, पिछली बार हमने बताया था वीडियो में। इसके बाद केंद्रक का काम आपको हमने बता दिया है कि ये डायरेक्टर है, कंट्रोलर है सेल्स का। ठीक है ना, यही कंट्रोल करता है, यही डायरेक्ट करता है। तो न्यूक्लियस का जो काम है वो केंद्रक का काम है, वो आपको कंट्रोल करना है सेल्स को। ठीक है ना, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए मटेरियल, क्रोमोसोम होता है, वो आनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं उनको ट्रांसफर करने का काम करता है। तो बहुत मेजर रोल है जनरेशन, संतति उत्पन्न में केंद्रक का। ठीक है, क्योंकि केंद्रक के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम या क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, वही क्रोमोसोम आगे जाके संतति निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक है, इसके बाद केंद्रक के अंदर जो है केंद्रिका होती है। क्या होती है? केंद्रिका। तो केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है उसका जो सबसे बड़ा पार्ट है ये केंद्रिक, इसका काम है कि राइबोसोम का निर्माण करना। क्या करती है ये? राइबोसोम का निर्माण करती है, और यही राइबोसोम आगे जाके प्रोटीन निर्माण में मदद करते हैं। यही राइबोसोम आगे जाके प्रोटीन निर्माण में मदद करते हैं। तो प्रश्न कभी कभी मजेदार पूछ लिया जाता है कि केंद्रिका में ये क्या होता है? राइबोसोम का निर्माण में मदद करती है। क्या काम करती है? राइबोसोम के निर्माण में कौन मदद करता है? केंद्रिका। न्यूक्लियोलस, देखना ध्यान से, न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है ना, LUS है लास्ट में इसमें। ठीक है, तो राइबोसोम के निर्माण में मदद करती है। तो ये राइबोसोम का निर्माण कौन करता है? केंद्रिका करती है। क्रोमोसोम आपको बता दिए, ये क्या होते हैं बताइए जरा। क्रोमोसोम जो है ये केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, इसमें डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, डीएनए मटेरियल का बना है, और इसमें जो ह्यूमन है अपने में, उसमें कितने होते हैं? 23 पेयर या 46
अगर नंबर्स पूछे तो 46 और जोड़े में संख्या दी हो तो 23 पेयर। ठीक है, इसमें जो अंतिम पेयर होता है XX या XY का, XX है तो फीमेल होता है, XY है तो मेल होता है। इसको जब जेनेटिक पढ़ेंगे तब आपको उसमें बताएंगे। ठीक है, तो 23 पेयर्स या 46 क्रोमोसोम्स डीएनए ट्रांसफर, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर इन्हीं के द्वारा होता है। अब आते हैं अंतःप्रदव्य जलिका। अंतःप्रदव्य जलिका क्या है, चित्र को मेमोराइज करिए आप कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं आपको मैप में थोड़ा सा समझा देता हूं कि जब कोशिका बनती है, देखिए ये कोशिका जब भी बनती है, ये सेल हो गई, ये इसका केंद्रक, ये हो गया केंद्रिका, ये हो गया न्यूक्लिक, है ना, न्यूक्लियक मटेरियल जो क्रोमेटिन है या क्रोमोसोम। यहां से इस तरह की संरचना है, देखिए है ना, इस तरह की संरचनाएं यहां तक जुड़ी रहती हैं। कहां तक? सेल मेम्ब्रेन तक। ठीक है, ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला, इसको बोलते हैं अंतःप्रदव्य जालिका। जालिका का मतलब नेटवर्क होता है, देखिए नेट जैसे है ना, यहाँ किनारे तक जोड़ती है। रेटिकुलम, रेटिकुलम मतलब होता है जाल। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट में इसको बोलते हैं ER, E फॉर इंडोप्लाज्मिक। इंडोप्लाज्मिक मतलब होता है जो जीव द्रव्य है उसके अंदर, मतलब इंडो माने अंदर। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंदर जीव द्रव्य में जो जालनुमा संरचना है, अंतःप्रदव्य जलिका उसको बोलते हैं। इसको शॉर्ट में ER भी बोलते हैं। और ये ER दो तरह का होता है, मैंने यहाँ बता रखा है, RER और SER। RER का मतलब होता है रफ, R माने रफ, और ER का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और S का मतलब होता है स्मूथ। क्या होता है, कभी कभी इनकी जो ये झिल्ली है इसके ऊपर ऐसे ये राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। जब ये राइबोसोम पाए जाते हैं तो थोड़ा सा रफ या खुरदुरे दिखते हैं, तो इसको RER बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। पढ़ाने का इसको मतलब ये है कि जब ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं तो ये प्रोटीन का एक्चुअली सिंथेसिस भी, प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करता है, और राइबोसोम को ट्रांसफर कर देता है वो प्रोटीन कि जहां जरूरत है आप वहां पे उसको सप्लाई करें। ठीक है ना, तो राइबोसोम का काम प्रोटीन सिंथेसिस, तो साथ में प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मतलब समझ गए आप, तो राइबोसोम उसमें जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गई अंतःप्रदव्य जलिका। अब इसमें क्या है कि नलिका के रूप में परिवहन होता है। आप ये देख लीजिए, यहाँ से कोई भी पदार्थ अंदर जाएगा और नलिका के रूप में होते हुए यहाँ बाहर भी कभी कभी ये निकाल देते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेटाबॉलिज्म एक उपापचय, जो कार्बोहाइड्रेट जो भी हम खाते हैं उसका उपापचय करते हैं। क्या करते हैं? पाचन करते हैं, उपापचय करते हैं। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट मतलब जो भी हम खाते हैं, क्या खाते हैं? गेहूं हो गया, चावल हो गया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। उसका पाचन करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण। क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण। वसा या लिपिड का संश्लेषण। वसा या लिपिड, कोशिका के अंदर जितनी भी जो तेल है या वसा है की जरूरत पड़ती है या प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उसको कौन निर्माण करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जितने भी स्टेरॉयड हैं, क्या स्टेरॉयड, ये सारे मटेरियल्स को कौन बनाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रश्न कई बार पूछा गया है। लिपिड सिंथेसिस, लिपिड को बनाने का काम, वसा को बनाने का काम कोशिका के अंदर कहाँ होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड प्रोटीन कहाँ बनता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन का सिंथेसिस और संश्लेषण में कौन भाग लेता है? राइबोसोम, जब क्योंकि दोनों जुड़े रहते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ध्यान में देना है। और एक चीज और, जो कभी कभी आप देखे होंगे दवाएं या विष पीने के बाद वो कहाँ चली जाती हैं? लीवर में। कहाँ जाती हैं? लीवर में। तो डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, निर्विषीकरण। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब विष जो जाता है उसको डिटॉक्सिफाई करना, न्यूट्रल करना। ठीक है, वो काम कौन करता है? लीवर। लीवर जो सेल्स होती हैं ये लीवर सेल्स हैं। लीवर सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी तरह के जाल पाए जाते हैं, और उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है कि लीवर में, लीवर जो सेल्स होती हैं उनको हिपैटिक सेल्स बोलते हैं। कौन सी सेल्स बोलते हैं?
हिपैटिक मतलब होता है लीवर, साइंटिफिक टर्म है। हिपैटिक सेल्स होती हैं, उस सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है वो क्या काम करता है, जो भी दवाएं हैं या विष है उनको डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई मतलब उसका विष को खत्म करता है, ठीक है। तो ये इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। फिर से एक बार मेमोराइज कर लीजिएगा, प्रोटीन संश्लेषण, वसा, फैट, स्ट्रेच, जो भी किसी भी चीज का सिंथेसिस पूछता है तो किसको बताएंगे आप, किसको बताएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इसके बाद जो है अब आएगा नेक्स्ट में गाल्गी काय। यहाँ पे गोल्गी बॉडी ऐसे पाए जाते हैं ना, ये गोल्गी बॉडी। कैमेलियो गोल्गी एक थे, कैमेलियो गोल्गी साइंटिस्ट थे। कौन थे? कैमेलियो गोल्गी साइंटिस्ट थे और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। आपको नहीं पता होगा, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था तंत्रिका तंतु के खोजने के लिए। तंत्रिका तंत्र का जो संरचना है उसको बताने के लिए इनको जो है क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था रमोनी कजाल के साथ। एक रमोनी कजाल साइंटिस्ट थे, रमोनी कजाल, ठीक है, रमोनी कजाल, उनके साथ में कैमेलियो गोल्गी हैं। इन दोनों को नोबेल मिला था। किसमें मिला था? नोबेल में तंत्रिका, जो नर्वस सिस्टम है उसकी संरचना में, तंत्रिका तंत्र की संरचना के लिए इनको नोबेल मिला था। इसलिए इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, गोल्गी, इन्हीं के नाम से गोल्गी बॉडी का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो प्रश्न पूछी जाती है, इसको सेल का पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। गोल्गी काय को क्या बोलते हैं? सेल का पोस्ट ऑफिस। क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। ये जो है क्या काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मान लीजिए प्रोटीन बनाया, वसा बनाया, फैट बनाया, गोल्गी बॉडी उसको लेगा, कैप्चर करेगा, ट्रांसपोर्ट, मतलब एक तरह से ट्रांसपोर्टर है, पोस्ट ऑफिस का काम करता है। जहां जरूरत है वहां वो मटेरियल पहुंचा देता है। कौन पहुंचाता है? गाल्गी काय। तो गाल्गी काय क्या है? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। इसको याद रखना है, बार बार कह रहा हूं, इसको याद रखना है। ये है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। कौन? गाल्गी काय। गाल्गी काय है पोस्टमैन, समझ गए? वो चिट्ठी पहुंचाता है, प्रोटीन संश्लेषण हुआ, बना, जहां जरूरत है वहां ले जाके पहुंचा देगा। इसके बाद आ जाता है आपका राइबोसोम। राइबोसोम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात चीज है, इसमें हमें ध्यान देना है कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। किसमें मदद करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। किसकी मदद करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जब राइबो मिल जाते हैं तो प्रोटीन संश्लेषण यहाँ पे होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदर्भी जलिका राइबोसोम के साथ मिल जाती है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनने के बाद प्रोटीन निर्माण होता है। यही इसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अब देखते हैं, थोड़ा सा इसको मैं मिटा दूं, इसको देख लिया होगा आपने। तो माइटोकॉन्ड्रिया, अब आ जाते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया पे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, ये लिखा हुआ है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जिससे पूछे जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस। इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस। क्यों बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया जूते जैसा ऐसा होता है, देखिए मैं इसकी संरचना बना देता हूं आपको। ये क्या हो गया, देखिए ये जो लिक्विड भरा है इसके अंदर, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और जो गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं क्रिस्टी। इसी क्रिस्टी और स्ट्रोमा में एनर्जी बनती है, एनर्जी 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 एटीपी के रूप में। कोई भी डाइजेशन होता है उसके बाद जाकर के एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय होता है, ऊर्जा का संचय होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एटीपी, ठीक है। एक एटीपी में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि एक एटीपी में कितनी ऊर्जा होती है, तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। बेंडा ने इसको नाम दिया था, आपको पता होगा,
ठीक है, ये पिछले उसमें हमने बता भी दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतना ही। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अब आपके सामने हम बताएंगे जिसमें एक चीज और जो खास बात है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक बोलते हैं। ये आपका कहाँ रहा हरित लवक, ये है हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो दो अंग ऐसे हैं कोशिका के जिनके अंदर भी क्या पाया जाता है, डीएनए। ये क्रोमोसोम जो केंद्रक में हमने देखा था वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। और राइबोसोम, क्या राइबोसोम, ये दोनों चीजें डीएनए प्लस राइबोसोम, ये दोनों चीजें किसमें पाई जाती हैं, हरित लवक में अंदर पाई जाती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। ठीक है, ऊर्जा अगर प्रश्न पूछेगा आपको आंसर लगा देना है। हरित लवक आपको पता है, हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि क्या काम करता है, फूड संश्लेषण का काम। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां होती है, हरित लवक में। कहां होती है, हरित लवक, या इसी को प्लास्टिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं, इसी को क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। लाइसोसोम के बारे में बता दिया है, पाचक एंजाइम होते हैं, आत्महत्या की थैली भी कही जाती है। तो आज के लिए इसमें इतना ही है, जो बेसिक चीजें हैं इसमें आपको हमने बता दिया है। एक चीज और इसमें ध्यान देना है कि ये जो लाइसोसोम होता है ये क्या काम करता है, जैसे शरीर में कोई बैक्टीरिया सेल के अंदर आया, ये सेल है, यहाँ लाइसोसोम में कोई बैक्टीरिया अंदर जाएगा, लाइसोसोम उसको कैप्चर कर लेगा, अंदर जो एंजाइम है उसको डाइजेस्ट करके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस एक नाम है। फैगोसाइटोसिस मतलब बाहर के जीवाणुओं का भक्षण करने वाला कौन है, लाइसोसोम। ठीक है, तो बाहरी आक्रमण से जो भी जंतु आते हैं उसको ये क्या कर लेता है, सीधे भक्षण कर लेता है और जाके बाउंड्री में धीरे धीरे खिसकते खिसकते यहाँ जाता है और बाहर निकाल के फेंक देता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये सेल ऑर्गेनेल्स, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाले हैं। गहराई से पढ़िएगा, समझिएगा। कोई चीज नहीं समझ में आती है तो वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे। हाँ, इसके नोट्स और पीडीएफ आपको 1 से 2 दिन में, कल शाम तक आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।